दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है शर्मा शेरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कश्मीर और कश्मीर को लेके नेहरू जी द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में, क्योंकि कल ही हमारे पार्लियामेंट के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चर्चा हुई है और उस चर्चा में कुछ इस तरीके की बात कही गई है कि नेहरू जी ने कश्मीर के अंदर 2 बड़े ब्लंडर किए हैं। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन नेहरू जी ने कश्मीर के अंदर असल में 4 ब्लंडर किए और इन चारों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ मैं आप लोगों को पहले ये बात साफ साफ क्लियर कर दूं कि ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है, सो ये बात माइंड में रखिएगा। नाउ पहला ब्लंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट कश्मीर के राजा हरि सिंह ने साइन किया, वो नेहरू जी का सबसे पहला ब्लंडर था। क्योंकि हमारे यहाँ जो इतिहासकार है, जिन्होंने हमारी स्कूलों और कॉलेज की किताबों में इतिहास लिखा है, उन्होंने शुद्ध रूप से फर्जीवाड़ा करके इतिहास लिखा है। आधी से ज्यादा बातें तो गायब कर रखी है इन लोगों ने। और इसी वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाला पॉइंट है, इसको लेके अगर हम लोग हमारे स्कूल और कॉलेज का जो इतिहास है, अगर हम लोग उस इतिहास को पढ़ते हैं तो उस इतिहास में ये पूरे के पूरे मूवमेंट को लेके ये बात कही गई है कि भैया कश्मीर के जो राजा थे, यानी कि राजा हरि सिंह, वो ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और ना ही भारत में शामिल होना चाहते थे, बल्कि वो कश्मीर को एक आजाद देश बनाना चाहते थे। और इस वजह से उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसको साइन करने में डिले किया। और तब तक डिले किया जब तक पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर के अंदर इंटर ना हो गई। और जब पाकिस्तान की ओर से कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया गया और पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर के अंदर इंटर हो गई। अब यहाँ आप लोग ये बात याद रखिएगा कि कश्मीर को लेकर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहली वॉर हुई थी, हम लोग उस वॉर को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। इस वजह से उस वक्त कश्मीर के अंदर जो लोग घुसे थे वो पाकिस्तान की आर्मी के लोग थे या लड़ाके थे। इस पॉइंट को मत पकड़ना, कभी हम लोग उस वॉर को डिस्कस करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। अभी मोटा मोटा पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तान की आर्मी के लोग कश्मीर के अंदर इंटर हो गए, उसके बाद में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत किए, जो साफ साफ सफेद झूठ है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। और यहाँ ये बात मैं किसी लेखक की किताब से पढ़ के आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये बात खुद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में खड़े होकर अपने मुंह से बोलते हुए स्वीकार की थी। और अकॉर्डिंग टू खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत के आजाद होने के 1 महीने पहले ही, यानी कि जुलाई 1947 में ही पंडित नेहरू के पास अपना आर्मी भेजते हुए पंडित नेहरू के सामने भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन असल में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने उस वक्त राजा हरि सिंह के ऑफर को ठुकरा दिया। अब वैसे तो ये अध्याय साफ साफ इन लोगों ने इतिहास से हटा रखा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो लोग भी बात करते हैं उनका यहाँ पे मोटा मोटा यही आर्गुमेंट रहता है कि भैया कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने एक्चुअली में पंडित नेहरू के सामने भारत में शामिल होने को लेके बहुत सारी शर्तें रखी थी और नेहरू जी उन शर्तों पर एग्री नहीं कर सकते थे। प्लस नेहरू जी की ओर से राजा हरि सिंह के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रखी गई थी और वो शर्त थी कश्मीर के अंदर नेहरू जी के सबसे प्रिय व्यक्ति यानी कि शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाना। और ये शर्त राजा हरि सिंह को एक्सेप्टेबल नहीं थी। इस वजह से कश्मीर के भारत में शामिल होने की बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब ये जो शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाने वाला पॉइंट है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर है। देन इसके बाद में आया अक्टूबर 1947, जब पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर के अंदर इंटर हो चुकी थी। और उस वक्त भी जब राजा हरि सिंह की ओर से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने की बात कही गई, तो ऐसा नहीं कि पंडित नेहरू ने वहां पे इमीडिएटली उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात को एक्सेप्ट कर लिया। भाई साहब वहां पे भी शर्तें रखते फिर रहे थे। और शर्त क्या थी? शर्त यही थी कि शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और उस वक्त भी ये शर्त हरि सिंह जी ने एक्सेप्ट नहीं करी। और ये बात भी खुद पंडित नेहरू ने संसद में खड़े होकर बोली कि भैया 27 अक्टूबर 1947 को भी मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो साइन हो रहे थे उससे एग्री नहीं करता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि अब मेरे पास ना कहने का ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के लोग घुस गए थे कश्मीर के अंदर। इस वजह से नेहरू जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात को एक्सेप्ट किया। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की पूरी कहानी है ना, इसमें असल कल्पेट अगर कोई है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ना कि राजा हरि सिंह। देन अब आती है बात शेख अब्दुल्ला की। और ये जो शेख अब्दुल्ला वाला केस है, ये नेहरू जी का कश्मीर के अंदर दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि भारत के आजाद होने के पहले ही शेख अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन बन चुके थे। पावरफुल इन द सेंस के पदवत कुछ भी नहीं था, लेकिन पॉलिटिकली पावरफुल थे। और इस वजह से उनसे यानी कि शेख अब्दुल्ला से राजा हरि सिंह को खतरा महसूस हो रहा था। साल 1946 में राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके
जेल में डाल दिया। देन उसके बाद भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान वालों ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया और बात आई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने की। तो वहां पे भी हमारे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने राजा हरि सिंह के ऊपर इस बात का दबाव बनाया कि राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करे। और असल में नेहरू जी के दबाव का ही नतीजा था कि 29 सितंबर 1947 को राजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला को रिहा करना पड़ा। देन फिर अक्टूबर के महीने में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। लेकिन नेहरू जी सिर्फ शेख अब्दुल्ला के जेल से छूटने से खुश नहीं थे, भाई साहब शेख अब्दुल्ला जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और ये जो टाइम ड्यूरेशन था यानी कि सितंबर के महीने के खत्म होने के बाद से लेके अक्टूबर के महीने तक का जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुए, इस टाइम ड्यूरेशन में भी भाई साहब बार बार राजा हरि सिंह को यही बोल रहे थे कि अगले को प्रधानमंत्री बना दो, फटाफट सब काम कर लेते हैं। नाउ इसके बाद में अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, युद्ध चल ही रहा था। तो उस चालू युद्ध में ही हमारे जो नेहरू जी हैं, हमारे नेहरू जी ने अगेन राजा हरि सिंह के ऊपर दबाव बना के मार्च 1948 में जबरदस्ती कश्मीर का प्रधानमंत्री बना के कश्मीर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया। देन फिर आता है साल 1950। रामचंद्र गुहा नाम के जो इतिहासकार है उनके द्वारा लिखी गई बातों के हिसाब से साल 1950 में पंडित नेहरू जी अपनी बहन यानी कि कमला नेहरू जी को पत्र लिख के उनसे ये बात बोल रहे थे कि भैया कश्मीर के अंदर ये जो शेख अब्दुल्ला है, ये आदमी अपने को ठीक नहीं लग रहा है, ये आदमी बिल्कुल भी अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ये अपनी ही चला रहा है और ये अलग होके मानेगा भारत से। ये बातें बोल रहे थे साल 1950 में पंडित नेहरू अपनी सिस्टर को उसी शेख अब्दुल्ला के बारे में जिसको प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में अगले ने सारा का सारा कांड किया। और पंडित नेहरू जी का शेख अब्दुल्ला को लेके ये जो डर था, ये कोई डर हवा में भी नहीं था, क्योंकि वो बंदा साफ साफ पीठ पीछे अमेरिका की लीडर से मिल रहा था। और अगस्त 1953 में ईद वाले दिन कश्मीर को एक आजाद देश घोषित करने वाला था। और इसी वजह से अगस्त 1953 में ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके 11 सालों के लिए कश्मीर के अंदर जेल में डाला। कश्मीर के अंदर ये जो शेख अब्दुल्ला नाम का आदमी पंडित जी ने जबरदस्ती सिलेक्ट करवाया था राजा हरि सिंह से, ये सिलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आदमी के चरित्र को पहचानने में नेहरू जी ने साफ साफ गलती करी है। और आदमी के चरित्र को पहचानने में नेहरू जी इतने कोई ज्यादा एक्सपर्ट पर्सन भी नहीं थे, क्योंकि एक कांड तो ये कश्मीर में हुआ शेख अब्दुल्ला वाला, और उसके बाद में साल 1962 में चाइना के साथ में कांड हो गया। वहां पे भी भारत को भाई साहब की दोस्ती का प्रेम ही लेके डूबा। नाउ कश्मीर के अंदर नेहरू जी का तीसरा ब्लंडर सीज फायर। भाई अभी ये इजराइल हमास वॉर चल रही है, कौन सीज फायर मांग रहा है? हमास वाले। क्यों? क्योंकि इजराइल वालों ने हमास वालों के बम्बू कर रखा है। और ये सिर्फ इजराइल हमास वॉर की कहानी नहीं है भैया, दुनिया के अंदर जितनी भी वॉर इतिहास में हुई है और हो रही है और होगी, हर जगह वही पार्टी सीज फायर की डिमांड करती है जो या तो युद्ध हार रही हो या फिर उसकी लंका लगी पड़ी हो। कश्मीर के अंदर आप क्या इस टाइप की स्थिति में थे? नहीं, आप मच बेटर कंडीशन में थे। वही पाकिस्तान की फोर्सेस कश्मीर के अंदर इंटर हुई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने में जो देरी हुई उसकी वजह से आपने थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड किया, और इस वजह से स्थिति ये हो गई थी कि भैया पाकिस्तान की फोर्सेस श्रीनगर के पास पहुंचने वाली थी। लेकिन फिर आपने रिस्पॉन्ड किया, और जब आपकी आर्मी वहां पे पहुंची तो आपकी आर्मी ने सामने वाले की आर्मी की ना सिर्फ लंका लगा दी बल्कि उन्हें वहां पे दौड़ा दौड़ा के मारा। और स्थिति ये हो गई कि आपके वहां पहुंचने से पहले तक पाकिस्तान वालों ने कश्मीर के जितने भी इलाके के ऊपर कब्जा किया था उसका 70% से भी ज्यादा हिस्सा आपकी आर्मी ने रीगेन कर लिया, और आपकी आर्मी रिमेनिंग 30% हिस्से को भी रीगेन करने की कंडीशन में थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ना जाने कितने एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर अपनी राय देते हुए ये बात बोली है, इंक्लूडिंग बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने भी ये बात बोली है कि अगर वहां पे सीज फायर होने में 2 या 3 दिन का डिले होता तो इंडिया की आर्मी जो कश्मीर का रिमेनिंग हिस्सा है जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है और जैसे कि पीओके कहा जाता है, उसे भी रिकैप्चर कर लेती। तो कई के लिए अपने आगे रह के सीज फायर किया, और वो भी बिना किसी से सलाह लिए। इस टॉपिक पे आपने सिर्फ उस बंदे से बात करी जिसकी लुगाई के साथ में आपकी दोस्ती थी। अभी क्या कर्नाटक में भी सरकार बन गई है और तेलंगाना में भी बन गई, वो पकड़ के लेते जाएंगे मेरे को। सिर्फ दोस्ती ही बोलेंगे, लेकिन रिश्ता कितना गहरा था हम सभी जानते हैं। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पे यानी कि सीज फायर वाले मुद्दे पे आपने सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में डिस्कशन किया और खुद ही आगे रह के नेतागिरी के चक्कर में सीज फायर घोषित कर दिया, जबकि आपकी आर्मी मच बेटर पोजीशन में थी। और अब आपके चमचे लोग आपको डिफेंड करते हुए इस टाइप के आर्टिकल लिखते फिर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कि आपके सेनापति ने, जो कि ब्रिटेन का था उस वक्त, आपको ना सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन दी बल्कि आगे कार्रवाई करने से मना कर दिया। तो इसमें भी गलती आपकी। भाई आपका सेनापति आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो आप कोई चाणक्य के वंशज तो हो नहीं जो आपको तमाम
युद्ध नीतियां पता हो आपको, आपका ये जो देश नया नया आजाद होके मिला था, इस देश के अंदर जो नेता हैं और इस देश के अंदर जो लोग हैं उनसे भी एक बार तो डिस्कस कर लेना था। लेकिन नहीं, आपने किसके साथ में डिस्कस किया? एक तो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में और दूसरा उस अंग्रेज सेनापति के साथ में, और ये सोच के इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि भाई गोरी चमड़ी है तो आदमी सच ही बोल रहा होगा, और उसके चक्कर में आपने आगे रह के सीज फायर घोषित कर दिया। देन इसके बाद में आता है चौथा ब्लंडर, यानी कि यूनाइटेड नेशन में इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेके जाना। भाई जिसकी क्या जरूरत थी ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। भाई आगे रह के आपने सीज फायर घोषित कर दिया था, ठीक था, मामला वहां रुक गया था। आप आके लोगों से डिस्कस कर लेते कैसे मामले को अब आगे लेके जाना है, ये प्लानिंग बना लेते, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन नहीं, वहां पे भी आपने स्वयं बिना किसी से सलाह मशवरा लिए सिर्फ अपनी महिला मित्र के पति यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन की एडवाइस पे रेडियो पे आके ये घोषणा कर दी कि भैया हम ये जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे, और अननेसेसरी आपने खुद अपने घर के मामले में इंटरनेशनल कम्युनिटी को आमंत्रित किया। और इस बात पे आज भी पाकिस्तान वाले तो यही बोलते हैं ना कि भैया कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में भारत वाले लेके गए। प्लस खुद पंडित नेहरू ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की यानी कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर वाले मुद्दे को ले जाने के तकरीबन 3-4 साल बाद, अब एग्जैक्ट टाइम पीरियड में कोई याद नहीं है, इस वजह से बाल की खाल मत निकालना, पत्र लिख के ये बात बोली कि भैया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर वाला मुद्दा ले जाके हम लोग जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, हम लोग इन सेंस कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन कर रहा था उस तरीके का रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला, और हम लोगों को इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने के बजाय सीज फायर के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहिए था। ये बात खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिटर्न फॉर्म में पत्र लिख के एक्सेप्ट करी है। यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी। सो लास्ट के ये जो दोनों ब्लंडर है ये तो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि साहब हमने ब्लंडर कर दिया। प्लस इसके बाद आप यूनाइटेड नेशन में जब कश्मीर वाले मुद्दे को लेके गए तो वहां पे आप यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके चैप्टर 7 में जो आर्टिकल 51 है, उस आर्टिकल 51 के तहत कश्मीर वाले मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने के बजाय आप चैप्टर 6 के आर्टिकल 35 के तहत इस कश्मीर वाले मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में लेके गए, जिसकी वजह से आपने इस पूरे के पूरे कश्मीर वाले मुद्दे पे राइट टू सेल्फ डिफेंस का जो आपका अधिकार था उस अधिकार को खो दिया। सो ये भी आपका गलत फैसला था। लेकिन आज भी आपके जो लोग हैं ये आपकी इन गलतियों को मानने के बजाय इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि भैया नेहरू जी को तो भगवान ने बिल्कुल अलग ही छीनी हथौड़ी लेके गढ़ा था और वो कोई गलती वलती कर ही नहीं सकते थे, जबकि इन रियलिटी आपका जो पूरा का पूरा जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ गलतियों से भरा हुआ है। आपके सही फैसले तो सारा ढूंढ के निकालने पड़ते हैं। वैसे दलाई लामा जी को भारत में शरण देने का नेहरू जी का जो फैसला था, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, नेहरू जी ने अपने जीवन काल में जितने फैसले लिए होंगे ना, सब में सबसे बेहतरीन फैसला था। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।